बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ी लाइट कम है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के से रिलेटेड। ये एक इंटरेस्टिंग बात है। हम आज असल में इसका लुब्बे लुबाब क्या है, हम ये साबित करेंगे कि द क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस यानी हेरिडिटी। जो वरासत है, जब माँ बाप से खुसूसियात पे जो बच्चों के अंदर जो खुसूसियात की मुंतकिली होती है, उसमें क्रोमोसोम्स मेन रोल प्ले करते हैं। ये असल में हम चूंकि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी तक आपने जो पढ़ा होगा आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा कि जीन्स रोल प्ले करते हैं, तो आप तो क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। नहीं, असल में जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। वो इससे अगला स्टेप होगा जब हम साबित करेंगे कि डीएनए इज द फैक्टर, हिस्टोन प्रोटीन आर नॉट, क्योंकि क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, बट दोज प्रोटीन्स आर नॉट द फैक्टर। एक्चुअली वो फैक्टर जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, मेंडल ने जब कहा था कि कोई फैक्टर है जो इनहेरिटेंस को कंट्रोल करते हैं, उसने नाम नहीं था दिया कि ये जीन्स हैं, वो बाद में डिस्कवर हुआ कि डीएनए का रोल क्या है। तो हम आज उस हिस्ट्री का पहला स्टेप पढ़ेंगे कि पहले तो वो साइटोप्लाज्म की इन्वॉल्वमेंट थी, पिछले चैप्टर में हमने देखा। फिर हमने कहा जी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में कौन, क्रोमोसोम। तो आज हम क्रोमोसोम का हेरिडिटरी रोल साबित करेंगे और फिर हम डीएनए का रोल साबित करेंगे, डीएनए थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। सही है? तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि चीजें मिक्स हो रही हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एक साइंसदान थे जर्मन, उनका नाम था कार्ल कोरेंज। उन्होंने कहा था कि जी क्रोमोसोम जो हैं वो कंट्रोल करते हैं हेरिडिटी को, यानी जो जेनेटिक मटेरियल की ट्रांसमिशन है, यानी जो इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन है। पता नहीं था कि वो क्या फैक्टर हैं, वो डीएनए के टुकड़े हैं, वो जीन्स हैं, बट ही सेड के क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्वड इन दिस प्रोसेस। फिर इसको साबित किया बाद में एक और साइंसदान थे, जो वो उनका नाम था वॉल्टर सूटन, ठीक है। और इनकी थ्योरी थी सूटन थ्योरी, जिसको हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं, ठीक है। ये थ्योरी जो इन्होंने साबित किस बुनियाद पे किया वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कुछ एविडेंस भी पेश किए कि इनकी थ्योरी क्या थी कि दी क्रोमोसोम्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, यही वाली थ्योरी, क्रोमोसोम्स आर द फैक्टर विच कंट्रोल द ट्रेट्स नॉट जीन्स। अभी जीन्स डिस्कवर नहीं ना हुए, तो चूंकि इन्होंने मेंडल का कानून पढ़ रखे थे, मेंडल की जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके बारे में डिटेल डिस्कशन की हुई थी, उनको बारे में समझा हुआ था, इसलिए इन्होंने मेंडेलियन ट्रेट को, यानी समझ रहे हैं ना बात को, यानी मेंडेलियन ट्रेट मेंडल के वर्क की बुनियाद पे और अपने वर्क की बुनियाद पे और अपने एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे ये थ्योरी पेश की कि क्रोमोसोम्स आर द फैक्टर्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द ट्रेट्स। उसके लिए एक एविडेंस उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जनाब गल ये है कि जो गैमीट्स होता है उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी हमें पता है कि जब एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो एक स्पर्म होता है, एक एग होता है, दोनों ही विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। जब दोनों के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये इसका मतलब है 50% बच्चे के अंदर, यानी जब ये दोनों जुड़ेंगे, ये जाइगोट बनेगा, इसके अंदर 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फादर साइड आ गया है और 50% कंट्रीब्यूशन फ्रॉम मदर साइड आ गया। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि जी आधा कॉम्बिनेशन वालिद की तरफ से आया ही आया है, ये तो हमें पता है सबको। लेकिन इस एविडेंस को इस्तेमाल कैसे करना है, ये नुक्ते को देखें आप। वो क्या, उन्होंने फरमाया कि जनाब स्पर्म के, मैंने आपको पहले बताया था, स्पर्म के पास अपना कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसी वजह से तो किसी भी बच्चे का माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो होता है वो उसकी मां से मिलता है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सारे आते ही एग की साइड से है, स्पर्म के पास अपना कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। समझ आ गई? इसका मतलब यह हुआ कि साइटोप्लाज्म इज नॉट कंट्रीब्यूटेड बाय स्पर्म। स्पर्म में कोई स्पर्म हैज नो साइटोप्लाज्म। इसका मतलब यह है कि ये जो 50% कॉम्बिनेशन स्पर्म ने दिया है, ये उसके साइटोप्लाज्म का हिस्सा नहीं था। इट वॉज द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, इट वॉज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो चीज
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करती है वो न्यूक्लियस के अंदर होती है, बाहर। समझ रहे हैं ना बात को, ये वाली बात। बिकॉज उसने कहा कि 50% कॉम्बिनेशन, 50% कंट्रीब्यूशन इज कैरिड आउट बाय द स्पर्म, बट स्पर्म हैज नो साइटोप्लाज्म, इट मींस द साइटोप्लाज्म इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द हेरिडिटी। वो बेटा अलग बात थी। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। डेवलपमेंट है जाइगोट का आगे बनना बच्चे में, तो ये हेरिडिटी क्या है? जो इंफॉर्मेशन आई है वो साइटोप्लाज्म से नहीं आती, वो सिर्फ की सिर्फ कहां से आती है? न्यूक्लियस से। और वो न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमोसोम्स का रोल आ गया। तो उसने कहा कि न्यूक्लियस में मेन पार्ट जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, वो तो क्रोमोसोम होते हैं। इट मीन्स ये वाली बात जो है वो सूटन की थ्योरी को सपोर्ट करती है कि जनाब क्रोमोसोम तो है जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या? एक इतराज है। वो इतराज ये है कि भाई साहब मेरे अंदर कैरेक्टर है 10,000 ट्रेड्स जो है, मेरी नाक कैसी, फलां प्रोटीन कैसी, आंख का कलर क्या, ब्ला ब्ला ब्ला, हाइट वेट इंटेलिजेंस फलां 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 फलां, ये सारा कुछ मेरे ट्रेड्स है ना, जो मैंने माँ बाप से लिए हैं। मेरी लिप्स का कलर ऐसा, साइज, शेप ऐसी, नाक की शेप ऐसी, तो ये सारे मैंने ट्रेड्स अपने पेरेंट्स से लिए हैं। लेकिन क्रोमोसोम सिर्फ 46 है, क्या नहीं? ट्रेड्स यानी वाई द नंबर ऑफ ट्रेड्स इज हायर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर क्रोमोसोम ही ट्रेड को कंट्रोल करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम के बराबर होने चाहिए ट्रेड्स। लेकिन व्हाई द नंबर ऑफ द कंट्रोल ट्रेड्स आर हायर देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स? बिकॉज देयर इज समथिंग एल्स इनसाइड द क्रोमोसोम विच इज कंट्रोलिंग द हेरिडिटी। है वो क्रोमोसोम के अंदर, पर उसको हम जीन्स, वो अगला स्टेप आ जाएगा जब डीएनए की बारी आएगी, वो हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। लेकिन क्रोमोसोम के ऊपर जीन तक हम यहां पहुंच गए हैं। इसको अब हम देखें तो इसको चेक करने के लिए एक बहुत मशहूर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसको हम कहते हैं थॉमस हंट मॉर्गन का एक एक्सपेरिमेंट था, जो उसने मक्खी पे किया, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मक्खी है। जेनेटिक के एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे ज्यादा ये ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल होता है यीस्ट के साथ। ड्रोसोफिला में इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। अगर आप गौर करें तो जब ये तरबूज वाले ने बाहर तरबूज लगाया होता है, उसके ऊपर एक चमकीली सी मक्खी फिर रही होती है, दैट इज द ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। और जब उसने चेक किया, आमतौर पे ड्रोसोफिला की आंखें होती हैं लाल, तो मैं इससे बना देता हूं, ठीक है। और जो दूसरी होती है ना, उसके अंदर फर्ज किया, वो मैं आपको बना देता हूं, वो आमतौर पे उसकी आंखें होती हैं लाल, यानी इसके मतलब है इसके अंदर रेड आईज जो है वो एक नॉर्मल ट्रेट है, डोमिनेंट। इसको मैं डोमिनेंट क्यों कह रहा हूं? इसको दो बुनियादें हैं, एक तो वो मैं अभी बताऊंगा, और एक समझ लें कि ज्यादातर यही है तो फिर यही है, लेकिन ऐसा साबित नहीं किया जा सकता। जो मेन एविडेंस वो मैं बाद में दूंगा, अभी थोड़ी देर में, जब मैं मेंडल का क्रॉस करवा के दिखाऊंगा। अच्छा, इसने एक वाइट आइड एक मक्खी देखी, वो मेल थी, मेल मक्खा था, ठीक है, और वो वाइट आइड था। मैं उसको ब्लैक से बना रहा हूं क्योंकि वाइट कलर की मार्कर है नहीं ना, ठीक है। तो वाइट आइड मेल इसने एक देखा, ठीक है। मैं उसको ऐसे बनाऊंगा और मैं आइंदा उसको WE मेल लिखूंगा या W मेल लिखूंगा, ठीक है। ये मक्खी बड़ी काम की थी क्योंकि इसके अंदर एक ट्रेट डिफरेंट था, और जिसके अंदर एक ट्रेट डिफरेंट है उसको आप एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करके उससे कुछ नतीजे निकाल सकते हैं। मेंडल ने ये जो इसने मॉर्गन ने क्या किया, इसने मेंडल वाला क्रॉस करवाया उस मक्खी का। अब वो सारा कुछ, यानी अब एक्सपेरिमेंट को सवाल आता है थॉमस हंट मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट लिखें, तो आपने क्या लिखना है कि भाई उसने सबसे पहले ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की एक मक्खी दरियाफ्त की, देखी जो वाइट कलर की आंखों वाली थी। फिर उसने क्या काम किया, उस मेल को क्रॉस करवाया नॉर्मल रेड आइड फीमेल के साथ। तो मैं यहां पे लिख देता हूं रेड आइड फीमेल, वो वैसे भी इस रेड कलर से लिखी जा रही है, ठीक है। और दूसरा है दैट इज द वाइट आइड मेल, सही है। जीन्स अभी मैं नहीं लगाता, वैसे तो हमें पता है वो देखें, जब हम इन दोनों को आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, तो हमारे पास जो चीज आती है वो सारे के सारे थे
रेड आइड। क्या थे? रेड आइड। चाहे मेल हूं चाहे फीमेल हूं। तो इसका मतलब यह है कि जो चीज हेटेरोजाइगस कंडीशन में आ जाए वो डोमिनेंट होती है। याद आया? तो इसलिए ये डोमिनेंट है। समझ आ गई बात? फर्ज किया आप तो ये आपको समझ आ गया। और फर्ज किया वाइट कलर के, ऑब्वियसली वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय टू जीन्स। आपको पता है ना, एक ट्रेट को दो जीन्स कंट्रोल करते हैं। वन ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय वन पेयर ऑफ जीन्स। तो फर्ज किया ये मेल है, इसके अंदर ये और ये, आपको पता है इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है और वाई क्रोमोसोम होता है। सही है? चलो इसको भी अभी छोड़ दो, इसको मैं एंड में पढ़ाता हूं। सही है? फिर आपको पता है मेंडल का भी था, उसने ये F1 जनरेशन है ना, उसने F1 क्रॉस F1 करवाया, यानी रेड क्रॉस रेड, ये वाले रेड, यानी F1 वाले रेड को F1 वाले रेड के साथ ही क्रॉस करवाया। उससे उसके पास जो चीज आ गई, उसके पास रेड कलर के भी आ गए, यानी इधर लिख लेते हैं, रेड कलर के भी आ गए और व्हाइट कलर के भी। ये आंखों का कलर है, ओवरऑल मक्खी व्हाइट नहीं हो गई, तो व्हाइट आइड वाले भी आ गए और रेड वाले भी आ गए। लेकिन एक प्रॉब्लम आई, वो ये थी कि जो व्हाइट थे ना वो सिर्फ मेल थे, कोई फीमेल व्हाइट नहीं थी। जो रेड आइड थे वो ऑब्वियसली वो मेल भी थे और वो फीमेल भी थी। ये F2 जनरेशन आ गई, F1 क्रॉस F1। और अगली बात है, अगर आप गौर करें मेंडल का एक देखें तो मेंडल क्या करता था, एक फर्ज किया रेड को उसने ब्लू के साथ जो है कैपिटल आर को स्मॉल आर के साथ करवाता था। याद आया कुछ? तो उससे कैपिटल आर स्मॉल आर ये आते थे, फिर इनको आपस में क्रॉस करवाता था, उसके पास 3:1 आती थी। याद आया कुछ? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर 3:1। लेकिन ये एक तो 3:1 नहीं थी, और दूसरा इसके अंदर दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि जितने व्हाइट वाले आए थे ना वो सारे मेल थे, फीमेल कोई भी नहीं थी। ये अब एक इंटरेस्टिंग बात थी। सही है? इसको एक्सप्लेन भी किया जा सकता है, वो मैं बाद में करूंगा, लेकिन आपके माइंड में ये वाली बात समझ आ गई ना इस बात की कि मॉर्गन ने सिंपल व्हाइट आइड मेल को रेड आइड फीमेल के साथ क्रॉस कराया, सारे रेड निकले, उसने उनको आपस में क्रॉस कराया, तो उसके पास एक तो 3:1 पूरी नहीं आई, ठीक है, यानी नो 3:1, वो ये इट्स अबाउट 75% आनी चाहिए थी, लेकिन 82% रेड निकले, ठीक है, और सिर्फ 18% जो है वो व्हाइट निकले। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा ये नहीं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सारे के सारे व्हाइट जो थे वो मेल थे, कोई फीमेल नहीं थे। इस बात से एक नतीजा तो ये अखज किया जा सकता है कि शायद व्हाइट आइड फीमेल एग्जिस्ट ही ना करती हो, या फिर क्रोमोसोम का 100% रोल या फिर ना होता हो। क्योंकि हमने तो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में यही पढ़ा था कि दोनों अलील्स एक दूसरे से सेपरेट होती हैं, और फिर हमने मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में पढ़ा था कि वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती हैं। तो यहां पे तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हुई, व्हाइट आइड सिर्फ मेल आया, फीमेल आई ही नहीं। तो इस बात को चेक करने के लिए अगला जो उसने काम किया वो उसने टेस्ट क्रॉस कराया। टेस्ट क्रॉस कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का ओरिजिनल पेरेंट के साथ क्रॉस करा देना। तो उसने क्या काम किया, उसने F2 जनरेशन, मैं यहां पे साइड पे लिख देता हूं, ये यहां तक तो समझ आ गया ना बेटा, यानी F1 क्रॉस F1 से आ गई थी F2, और F2 में थे जो रेड भी थे, रेड आइड रेड भी थे और व्हाइट भी थे, लेकिन जो व्हाइट थे वो थे 18% और जो रेड थे वो थे 82%, और ये सारे के सारे ओनली मेल थे, कोई फीमेल नहीं थी। और ये जो थे ना वो बोथ मेल एंड, ये वाली बात तो हमें समझ आ गई। तो अब हम जो F1 वाली फीमेल थी उसको उसने वापस उस पेरेंट, पहले तो उसने इस वाले के साथ क्रॉस कराया था ना, आपको याद होगा, ये होमोजाइगस होते हैं, ये ट्रू ब्रीडर होते हैं, ठीक है। फर्ज किया मैं फर्जी जीन लगा के आपको चेक भी करवाऊंगा अभी ये वाला क्रॉस, ठीक है। तो ये जो था
ये जो है इसके साथ उसने क्रॉस करवाया इसको, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको मैं थोड़ा सा साइड पे लिख लेता हूं F1, और ये भी रेड है और इसको उसने क्रॉस करवाया किसके साथ, व्हाइट आइड मेल के साथ, उसके साथ। ये रेड थी, इसको व्हाइट मेल के साथ क्रॉस किया और इससे जो चीज आ गई वो इस तरह की थी कुछ, उसमें चारों चीजें थी, ठीक है। उसमें रेड फीमेल भी थे और रेड फीमेल भी थी, रेड मेल भी थे, वाइट फीमेल भी थी, ये जो पहले नहीं आई थी है ना, वाइट फीमेल भी थी और वाइट मेल भी थे, और ये सारों के दरमियान 1:1:1:1 ही थी, यानी सारे 1:1:1 की पोजीशन में आए थे। ऐसा कैसे हो गया, पहले ये फीमेल क्यों नहीं आई ये वाली, और अब क्यों आ गई है? इस बात को एक्सप्लेन किया जाता है एक चीज के ऊपर जिसे हम कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है? देखो याद रखो, सारे के सारे जीन्स सारे क्रोमोसोम पे नहीं होते। मसलन मेरे अंदर 23 डिफरेंट तरह के क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम है, तो उन 23 क्रोमोसोम में अलग अलग तरह के जीन्स हैं। याद रखो एक बात आपने और पढ़ी थी कि एक ऑटोसोम होते हैं और एक क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये आप अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। जो मेल होता है ना, ये मैं सेपरेटली आपको बता देता हूं, जो मेल होता है उसके अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। इंसान के अंदर फर्ज किया 44 ऑटोसोम होते हैं प्लस XX ये फीमेल है और 44 ऑटोसोम प्लस XY ये मेल है। ये है एक्स क्रोमोसोम का पेयर, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स, जीन्स भी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स एंड क्रोमोसोम्स भी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। तो ये जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर है और जो फीमेल होगी वो सिर्फ XX होगी, जो मेल होगा वो X और Y होगा। तो असल में हुआ ये कि ड्रोसोफिला के अंदर आंख का कलर का जो जीन है ना वो सिर्फ X क्रोमोसोम पे होता है, वो Y पे नहीं होता। अब बात समझ आ गई, Y पे वो नहीं होता। फर्ज किया ये जो है मैं यहां लिख देता हूं X क्रोमोसोम और Y को मैं ब्लू लिख देता हूं, ये Y क्रोमोसोम, ये मेल था ना, सही है। इसके ऊपर वो व्हाइट वाला जीन है तो मैं व्हाइट, वैसे भी इसको मैंने व्हाइट ही बनाया, ब्लैक बनाया तो मतलब व्हाइट बनाया ना, समझ आ गई ना बात की। ये मेल है क्योंकि इसके अंदर X वाला जो जीन है वो व्हाइट है और जो मेल है जो ये वाला है वो Y, तो Y के ऊपर कोई जीन, समझ आ गई ना बात की। बेटा समझ आ रही है कि वो ऊपर से गुजरा है? कोई पॉइंट ऐसा भी है जो नहीं समझ आया, पूछ लो। वो पॉइंट ये है कि ये वाला समझ आ गया था कि मेल के अंदर एक X क्रोमोसोम होता है, एक Y होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम का पेयर होता है। 44 ये है, 2 ये है, तभी तो 46 हुए ना। इसी तरह फीमेल के अंदर दोनों XX होते हैं और मेल के अंदर एक X और एक Y होता है। समझ आ गई ना, ये मेल है X और Y, फीमेल में X और X। समझ आ गई बात की, इस बात का। अच्छा अब क्या हुआ, ये मेल है, मेल के अंदर जो जीन है ना, जो मेल को छोड़ो, ड्रोसोफिला मक्खी के अंदर जो आंख के कलर का जीन है वो ऑटोसोम पे नहीं होता, वो सेक्स क्रोमोसोम पे होता है और वो भी X के ऊपर। एक बेटा एक, अगर दोनों X हो तो फिर फीमेल होती है ना। मेल में एक X तो है ना, मां वाली साइड से तो X ही मिलता है, बाप वाली साइड से Y मिलता है, तब लड़का पैदा होती है। ये वाली बात तो आप जानते हैं ना। पहले देखो ये होता है कि स्पर्म में एक Y क्रोमोसोम आता है और स्पर्म में X भी आ सकता है, क्योंकि फादर साइड से वो देखो एक ये सही है। अगर X वाला स्पर्म होगा तो इधर से फीमेल की साइड से तो सिर्फ X ही आ जाना है। तो अगर X वाला X से मिलेगा तो लड़की पैदा होगी, X वाला Y से मिलेगा तो लड़का पैदा होगा। समझ आ गई बात की? ये तो जनरल बात है, ये बड़े पुराना कॉन्सेप्ट, आपको पता होना चाहिए था। ये 9th 10th का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी चलो, उसके बाद अगर हम गौर करें
तो इसका मतलब यह है कि ड्रोसोफिला के अंदर जो जो जीन है कौन सा, आंख के कलर का, वो कहां होता है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में से कौन से वाले पे, एक्स पे, वाई पे नहीं होता। ये बात तो समझ आ गई। अच्छा, अब अगली बात आ गई, तो फीमेल में तो दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो फीमेल ये वाली है, इट्स लाइक दिस। समझ आ गई? तो आप इसको समझ लो ऐसे WW+। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं वैसे मतलब ये कोई चीज नहीं बना रहा, या W को काट भी दो तो अंडरस्टूड है ये वाली बात, W को काट देते हैं, चलो कोई मसला नहीं। अभी किताब में तो ये भी नहीं लिखे हुए, मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है, फर्ज किया। अच्छा, जीन लगा हुआ है जी, ये व्हाइट वाला है और ये रेड वाले। जब इस आ गए, अब जरा सोचो, हाँ फर्ज किया ये मैं पहला बोर्ड बना रहा हूं यहां पे, वो क्या है, ये देखो एक्स एक्स फीमेल, ठीक है, और ब्लैक कलर का एक्स यानी व्हाइट वाला, सही है, और वाई, ऐसे ही था। अच्छा, अब अगर इसका बोर्ड बनाऊं, क्रॉस याद आया कुछ, क्रॉस में जब बोर्ड बनाते हैं ऐसे करके, तो पुनेट स्क्वायर एक्स, ओ सॉरी लिखो जरा, दिस इज एक्स एक्स, ये रेड है, दोनों लाल से बनाए गए हैं, और ये जो था एक्स और वाई, ठीक है जी। अब अगर आप गौर करें तो क्या पैदा होगा, ये देखो एक्स और एक्स, सही है। ये कौन है, ये रेड आंखों वाला है कि व्हाइट वाला, ये फीमेल है कि मेल है, फीमेल। रेड वाली है क्या व्हाइट वाली, ये रेड वाली है, क्योंकि बेटा रेड डोमिनेंट है, याद आया, डोमिनेंट का एक भी कॉपी आ जाएगा ना तो वो ही शो होता है, सही है। याद आया कुछ वो मेंडल के कवानीन, मेंडल की इनहेरिटेंस जब पढ़ी थी, तो जो पहली F1 में आ जाता था वही डोमिनेंट होता था, सही है। अच्छा, दूसरी सिचुएशन में ये और ये, सही है। इसके बाद यहां पे देखो अगर आप, तो मेल कौन से हैं, ये मेल पैदा हो रहे हैं ना, Y और Y, तो ये मेल दोनों रेड है, व्हाइट तो है ही नहीं, और फीमेल जो है वो भी दोनों रेड है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मेल पैदा होंगे वो ये होंगे, ये, और जो फीमेल पैदा होंगी वो कौन सी होंगी, ब्लैक। और समझ आ गई ना बात की, ठीक है। अच्छा, अब जब इनको आपस में क्रॉस करवाया, सही है, इनको उसने ऐसे ही किया था ना, F1 क्रॉस F1, याद आया। तो हम यहां पे पहला ये पहला क्रॉस है, इससे ये F1 निकली है। अब हम इसके मेल को इसकी फीमेल के साथ क्रॉस कराते हैं, वेरी सिंपल ना, सही है। तो इसमें मेल कौन से हैं, इसमें जी मेल हैं X और ब्लू से Y, और फीमेल कौन सी है, X और ब्लैक से X। ये भी रेड है और मेल भी रेड है, सही है। अब इनका क्रॉस देख लो, F1 क्रॉस F1, ठीक है। इनका क्रॉस का निशान नहीं डालना चाहिए क्योंकि X भी वैसे लिख रहा हूं ना। तो अब हम इसका पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं। तो अगर आप गौर करें दोबारा, तो दोबारा लिखूं X और X, समझ रहे ना, ये थोड़ा सा फासला है, ठीक है, ये अलग अलग है। और X नहीं सॉरी X और यहां पे क्या लिखूं, Y, ठीक है। तो अब जरा कुछ देखो, इसमें क्या बनेगा, कैपिटल X और साथ में ब्लैक वाला X, स्मॉल x भी हो सकता था, ठीक है। और इसमें भी यही है, कैपिटल X और ब्लैक वाला X, ये भी फीमेल है, दोनों ही फीमेल है, और क्या है, रेड आइड, सही है। और इधर ऊपर जो मेल पैदा हुआ है, ये क्या हुआ, ये मेल वाइट है, ये आया ना याद, सही है। और जो यहां पे मेल पैदा होगा, ये कौन है,
ये मेल क्या है? ये मेल रेड है, सही है। देखो वाइड आइड फीमेल इसमें पैदा नहीं हुई, मेल दोनों तरह के हैं और फीमेल। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मेल के अंदर एक भी एक्स आ गया ना तो दूसरा तो वाई है, तो ऑब्वियसली मेल वाइट जल्दी निकल आता है। लेकिन फीमेल तब तक वाइट नहीं होगी जब तक दोनों उसके वाइट ना हो। वो कैसे होंगे? वो ये देखो, ये F1 वाले थे ना, F1 वाली फीमेल, यानी F1 वाली फीमेल है ये, सही है। इसको उसने क्रॉस करवाया था इसके साथ, वाइड आइड मेल के साथ, यानी वो टेस्ट क्रॉस है इसको चेक करने के लिए, ये और वाई, सही है। तो अब इसको टेस्ट क्रॉस, इसको साइड पे कर दो और जो टेस्ट क्रॉस है उसको चेक करो। टेस्ट को चेक कैसे किया? उसने कहा जी ये है रेड, सॉरी ये है कैपिटल एक्स और ब्लैक वाला एक्स, ऐसा ही है। और फीमेल यही थी ना, और जो मेल है वो कौन सा है? यहां पे क्या लिखूं? और साथ में वाई। अब देखो आप, ये और ये, फिर ये और वाई, सही है। फिर देखो एक्स एक्स वाइड आइड फीमेल, और ये यहां पे ये तो मेल आ ही जाएगा वाइट वाला, सही है। तो दिस इज व्हाट वी से 1:1:1:1। क्यों? क्योंकि यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक्सप्लेन है, इसका मतलब है सूटन की थ्योरी ठीक है, लेकिन वो जीन जो ड्रोसोफिला के अंदर आंख को कंट्रोल करता है वो है ही ऑन द एक्स क्रोमोसोम, सही है। दैट इज वाई वाइट आइड फीमेल इसलिए प्रोड्यूस नहीं थी होती, क्यों? बिकॉज द एक्स लिंक्ड, ये एक्स इसे कहते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, यानी the genes was only associated with the X chromosome, and if the male finds only one recessive gene, recessive allele, मेल के अंदर अगर एक भी recessive allele आ गई तो मेल व्हाइट कलर की आंखों वाला हो जाएगा, लेकिन फीमेल में जब तक दोनों नहीं आएंगी तब तक वो नहीं होगी। दैट इज वाई, इसलिए ये पहले में प्रोड्यूस नहीं हुई थी। तो ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट था जिसने मॉडर्न जीनेटिक्स में बड़ा अहम रोल प्ले किया। उम्मीद है आप, और ये सारा कुछ साबित करता है, ये सारे एक्सपेरिमेंट साबित करते हैं कि मेंडल के कवानीन ठीक थे, मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट उसको साबित करता है। इसका मतलब ये है कि मेंडल ने कहा था फीमेल और फादर और मदर साइड से 50-50% आ जाता है, और इसका मतलब है वो 50% साइटोप्लाज्म तो होता नहीं है, वो न्यूक्लियस ही होता है। इट मींस द क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन विद द इनहेरिटेंस, यानी जीन्स आर इन्वॉल्व्ड विद द इनहेरिटेंस। अब वो जीन्स किस तरह, कितने, क्यों इन्वॉल्व है वो हम इंशाल्लाह इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इवन हम बहुत सारी चीजों की इनहेरिटेंस देखेंगे और इवन सेक्स डिटर्मिनेशन भी देखेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा आज का लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।